नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में कानपुर का दौरा करेंगे और दोपहर करीब 1:30 बजे कानपुर मेट्रो रेल परियोजनाओं के पूर्ण खंड का उद्घाटन भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट और पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी आपको बता दें कि सुबह करीब 11 बजे आईआईटी कानपुर के सिद्धांत समारोह में भी शामिल होंगे और इसके साथ ही शहरी गतिशीलता में सुधार करना प्रधानमंत्री के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक रहा है। आपको ये भी बता दें कि कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड का उद्घाटन इस दिशा में एक बड़ा कदम है और ये आईआईटी कानपुर से मोती झील तक पूरा 9 किलोमीटर लंबा खंड है। और प्रधानमंत्री आपको बता दें कि कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण करेंगे और इसके साथ ही आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीता नगर तक मेट्रो की सवारी करेंगे। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है और इसे आपको बता दें कि कई करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे और 356 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की क्षमता लगभग 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है और मध्य प्रदेश की बिना रिफाइनरी की ही लेकर कानपुर के पनकी तक फैली इस परियोजना को 1500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। आपको ये भी बता देते हैं कि ये क्षेत्र में बिना रिफाइनरी से ही पेट्रोलियम और उत्पादों को पहुंचाने में ही मदद करेगी। पीएम मोदी आज आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह को सुबह 11 बजे संबोधित करने वाले हैं और पीएम मोदी ने ट्वीट करके लोगों से इस संबोधन को लेकर भी सुझाव देने को कहा है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मैं इस महीने की 28 तारीख को दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के लिए आईआईटी कानपुर जाने को लेकर उत्सुक हूँ और एक ये उत्सुक संस्थान है और जिसके विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मैं सभी को सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। दीक्षांत समारोह के दौरान सभी छात्रों को राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत संस्थान में विकसित एक आंतरिक ब्लॉकचेन संचालित तकनीक के माध्यम से डिजिटल डिग्री प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि पीएमओ की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री की शुरुआत करेंगे और ये डिजिटल डिग्री विश्व स्तर पर सत्यापित की जा सकेगी। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच एक तरफ जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज गति से चल रही है तो वहीं दूसरी ओर 15 से 18 साल की आयु के बच्चे कोविड-19 रोधी टीकाकरण के लिए 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर भी पंजीकरण करा सकेंगे और उनके लिए टीके का विकल्प केवल कोवैक्सीन ही होगा। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि ये जानकारी उन्होंने सामने रखी। उन्होंने कहा कि 3 जनवरी से बच्चों का कोविड-19 रोधी टीकाकरण शुरू करने की तैयारी चल रही है और कोविन के प्रमुख डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने सोमवार को ही कहा कि 15 से 18 साल के बच्चे 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर भी पंजीकरण करा सकेंगे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सोमवार को ही आपको बता दें कि दिशा निर्देश के अनुसार उनका कहा गया है कि इसको लेकर भी दिशा निर्देश के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों को और हृदय रोगी जैसी कुछ गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 60 साल से अधिक उम्र के ऐसे नागरिक को टीके से तीसरी खुराक देने का भी क्रम दूसरी खुराक लगाए जाने की तारीख से 9 महीने या 29 सप्ताह होने के आधारित होगा। आपको बता दें कि जनवरी से लागू होने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार 15 साल और उससे अधिक आयु के लोग कोविन पोर्टल पर ही पंजीकरण कर सकेंगे और दूसरे शब्दों में वे सभी जिनका जन्म साल 2007 या उससे पहले है वे टीकाकरण के लिए पात्र होंगे। इनमें कहा गया है कि लाभार्थी एक मौजूदा कोविन खाते के माध्यम से ऑनलाइन स्व पंजीकरण करा सकते हैं और मोबाइल फोन नंबर से ही नया खाता भी बना सकते हैं। ये सुविधा केवल सभी पात्र नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी और दिशा निर्देश के अनुसार ऐसे लाभार्थियों के लिए टीकाकरण के लिए विकल्प केवल कोवैक्सीन का ही होगा और क्योंकि 15 से 17 साल के आयु वर्ग के आपात उपयोग के लिए सूचीबद्ध टीका केवल यही है और कुछ बीमारियों से ग्रस्त 60 से ज्यादा उम्र के आयु के जिन लोगों ने कोविड रोधी टीकाकरण की दोनों खुराक लगा रखी है उन्हें डॉक्टर की सलाह पर 10 जनवरी से तीसरी अतिरिक्त लगाई जा सकेगी। नेट पीजी काउंसलिंग में देरी से विरोध में प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों की पुलिस से झड़प के बाद अब उनके संगठन फेडरेशन ऑफ
ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी है और देर रात ही जारी प्रेस रिलीज में एसोसिएशन ने ही रेजिडेंट डॉक्टर के समर्थन में देशव्यापी हड़ताल की घोषणा करते हुए देश भर में सभी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को मंगलवार की सुबह 8 बजे के बाद से ही करने की बात कही है। आपको बता दें कि गौरतलब ये है कि नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में ही देरी को लेकर दिल्ली में बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी दौरान सोमवार को सड़क पर पुलिस और डॉक्टरों के बीच झड़प हो गई और दोनों पक्षों का दावा है कि उनकी ओर से कई लोग घायल भी हुए हैं और जिस पर रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी अपना आंदोलन तेज करते हुए सोमवार को सांकेतिक रूप से अपने एप्रन लौटा दिए हैं और इसके साथ ही सड़कों पर मार्च निकाला है, जिस वजह से केंद्र सरकार द्वारा संचालित सफदरजंग और आरएमएल और लेडी हॉन्डिंग के डॉक्टरों के साथ ही दिल्ली सरकार के कुछ अन्य अस्पतालों के डॉक्टर ने साथ ही डॉक्टरों के समर्थन में काम करने से इनकार कर दिया और जिससे दिल्ली में ही मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ है। उल्लेखनीय है कि आपको बता दें इसको लेकर भी पिछले कई दिनों से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन चल रहा है और ये भी आरोप लगाया जा रहा है उनकी तरफ से कि कई डॉक्टरों को पुलिस ने हिरासत में लिया और उन्हें थाने लेकर गए। एसोसिएशन ने आगे कहा है कि पुलिस ने शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी डॉक्टर के ऊपर बल प्रयोग किया है और जिससे काफी संख्या में डॉक्टर्स घायल भी हो गए हैं। इतना ही नहीं, एसोसिएशन ने अपने ट्विटर हैंडल में पुलिस कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई की और तस्वीरें पोस्ट करते हुए जारी प्रेस रिलीज में देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। आपको बता दें कि डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल की घोषणा के बाद देश भर में मेडिकल सुविधाओं पर गंभीर असर पड़ने का खतरा मंडरा रहा है और वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक बयान में मध्य से ही दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रोहित मीना ने डॉक्टरों के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी से इनकार किया है। हरियाणा में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। हरियाणा में कल मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और इसके पहले ही आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी और वहीं अब इन अटकलों का विराम लग चुका है। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद कैबिनेट एक्सपेंशंस की जानकारी दी है और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया कि हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार 28 दिसंबर 2021 को किया जाएगा और शाम 4 बजे हरियाणा राजभवन में ही शपथ ग्रहण समारोह होगा और हरियाणा मंत्रिमंडल में 2 मंत्री पद खाली हैं। वहीं खट्टर सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला साफ कर चुके हैं कि मंत्रिमंडल में इन 2 सीटों को भी भर दिया जाएगा। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी जेजेपी की सरकार के मंत्रियों के विरोध का सामना करना पड़ा था और अब मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए हरियाणा सरकार की कोशिश साफ जो है वो पेश जो छवि है उनकी वो होगी और इस मंत्रिमंडल में ही देखने की बात ये होगी कि किस नेता को कौन सा विभाग दिया जाता है। और वही राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस मंत्रिमंडल में 2024 के विधानसभा के चुनाव को भी मद्देनजर रखा जा सकता है और साथ ही आने वाले समय में प्रदेश बीजेपी के सीनियर नेता आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। नीति आयोग ने 2019 और 2020 के लिए सालाना हेल्थ इंडेक्स जारी किया है। आपको बता दें इंडेक्स में स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हर साल राज्यों की रैंकिंग की जाती है और 19 बड़े राज्यों की सूची में यूपी को इस इंडेक्स में ही सबसे निचला स्थान मिला है और साल 2018 और 19 के इंडेक्स में भी यूपी की सबसे निचले स्थान पर था और इस इंडेक्स में केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना और इसके साथ ही पहला और दूसरा जो स्थान मिला है और यूपी की रैंकिंग भले न सुधरी हो लेकिन स्कोर के मामले में यूपी के सबसे ज्यादा सुधार किया है। 2018 और 19 में उत्तर प्रदेश का स्कोर कम से कम 25.6 था और जबकि 2019 की बात की जाए तो वहां पे -20 में से 30.57 था और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें पहले भी 5.52 का बदलाव हुआ है और दूसरे नंबर में जिस राज्य के स्कोर में ज्यादा बदलाव हुआ है उसमें असम है। असम ने ही आपको बता दें कि 4.34 के बदलाव के साथ ही इस साल 47.74 स्कोर किया है। वहीं तेलंगाना ने भी स्कोर में सुधार किया है और पिछली साल की रैंकिंग की बात की जाए तो उसमें भी स्कोर के साथ ही तीसरे स्थान पर रहा था और मामूली स्कोर में ही सुधार के साथ ही आंध्र प्रदेश इसकी रैंकिंग के चौथे स्थान पर खिसक गया है। वहीं तेलंगाना चौथे स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी में कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने कहा कि विलंब की विचारधारा वालों ने ही हिमाचल के लोगों को दशकों का इंतजार करवाया और इसी वजह से अटल टनल के नाम पर ही काम पर ही वर्षों का विलंब हुआ है और रेणुका जी परियोजना में भी 3 दशकों का विलंब हुआ। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि राज्य में विकास के 2 मॉडल हैं और हर देश में अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, लेकिन आज हमारे देश के लोग स्पष्ट तौर पर ही 2 विचारधाराओं को देख रहे हैं। एक विचारधारा विलंब की है और दूसरी विकास की विलंब की। विचारधाराओं को वाले ने ही पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की कभी परवाह नहीं की और हमने अटल टनल के काम पूरा करवाया है। हमने चंडीगढ़ से मनाली और शिमला को जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण किया और हिमाचल प्रदेश की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत को आज दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और तो इसके लिए पिछले हिमाचल की बहुत बड़ी ताकत है। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान हिमाचल प्रदेश न सिर्फ दूसरे राज्यों बल्कि दूसरे देशों की भी मदद है और इसके साथ ही हिमाचल ने अपनी पूरी वयस्क जनसंख्या को वैक्सीन देने में बाकी सबसे बाजी मार दी है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने तय किया है कि 15 से 18 साल के बीच के बच्चों को 3 जनवरी से वैक्सीन लगाना शुरू हो जाएगा। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जिन्हें पहले से ही गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें भी डॉक्टरों की सलाह पर ही प्रिकॉशन डोज का विकल्प दिया गया है। और हमारे जो हेल्थ सेक्टर के लोग हैं और फ्रंट लाइन वर्कर हैं और पिछले 2 साल से कोरोना से लड़ाई के देश के लिए ताकत बने हुए हैं, इन्हें भी 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज देने का काम शुरू होगा। हिमाचल में पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमने तय किया है कि बेटियों की शादी की उम्र भी वही होनी चाहिए जिस उम्र में बेटों को शादी की इजाजत मिलती है। बेटियों की शादी की उम्र 21 साल होने से उन्हें पढ़ने के लिए पूरा समय भी मिलेगा और वो अपना करियर भी बना पाएंगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पूरी दुनिया भारत की इस बात की तारीफ कर रही है कि हमारा देश किस तरह पर्यावरण को बचाते हुए विकास को गति दे रहा है और सोलर पावर से लेकर हाइड्रो पावर तक भी, पवन ऊर्जा से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक देश रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ही हर संसाधन को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2016 में ये लक्ष्य रखा था कि वो साल 2030 तक के लिए अपनी इसको लेकर भी 40% नॉन फॉसिल एनर्जी और सोर्सेस से पूरा करेगी, लेकिन भारत ने ये टारगेट इस साल नवंबर में ही हासिल कर दिया और इन 4 सालों में 2 साल हमने मजबूती से कोरोना से भी लड़ाई लड़ी है और विकास के कार्य को भी रुकने का जो है उसको नहीं दिया है। और गिरी, आप इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गिरी नदी पर बन रही श्री रेणुगाजी बांध परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो एक बड़े क्षेत्र को इससे सीधा फायदा होगा और इस प्रोजेक्ट से जो भी आय होगी उसका भी एक बड़ा हिस्सा यही के विकास पर खर्च होगा और पहाड़ों को प्लास्टिक की वजह से जो नुकसान हो रहा है और हमारी सरकार इसे लेकर सतर्क है और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ देश व्यापी अभियान के साथ ही हमारी सरकार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर भी काम कर रही है और पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल को स्वच्छ रखने में, प्लास्टिक और अन्य कचरे से मुक्त रखने में पर्यटकों का भी दायित्व बहुत बड़ा होता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उधर फैला प्लास्टिक नदियों में जाता है और प्लास्टिक हिमाचल को जो नुकसान पहुंचा रहा है उसे रोकने के लिए भी हम मिलकर कोशिश करनी होगी। पंजाब में कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में पहली बार ही मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा वार्डों पर जीत दर्ज कर सियासी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी जरूर बजा दी है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 14 वार्डों में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, वहीं 12 वार्डों में बीजेपी ने कब्जा जमाया है। इसके अलावा 8 वार्डों में कांग्रेस और 1 वार्ड में शिरोमणि अकाली दल ने जीत दर्ज की है। वहीं चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के मेयर रवि के शर्मा अपने वार्ड से ही हार गए हैं और वार्ड नंबर 17 के उम्मीदवार और मौजूदा मेयर रवि के शर्मा को ही लेकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दमनप्रीत सिंह उर्फ बादल ने हराया है। उन्हें 828 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही दिल्ली में आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ओर से चंडीगढ़ के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी जैसी छोटी और ईमानदारी पार्टी को ही इतना प्यार दिया
और विश्वास दिलाया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिसने यहाँ पहली बार चुनाव लड़ा है और चंडीगढ़ सिर्फ एक ट्रेलर है। पंजाब फिल्म गौरतलब है कि चंडीगढ़ नगर निगम में ही कुल 35 सीटें हैं और अब तक चंडीगढ़ नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा था। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा वार्डों पर जीत हासिल की है। वहीं चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में 15 सालों बाद किसी पार्टी ने बीजेपी को पीछे छोड़ा है।